स्टार्ट करें। देखिए लास्ट क्लास में आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तक पढ़ा कि हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं, वहां तक हम लोग सब पढ़ चुके हैं। अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ थ्योरी है, अलग अलग थ्योरीज है, हेडिंग डालिए थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसमें हम लोग बेसिकली 3 थ्योरीज पढ़ते हैं। फर्स्ट आपके पास है वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास आएगी वीबीटी मींस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एंड नेक्स्ट थ्योरी जो आपने पास रहेगी यहाँ पे सीएफटी, थर्ड थ्योरी जो हम लोग बात करते हैं सीएफटी, एंड सीएफटी मींस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए या उनको एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरी की बात करते हैं। फर्स्ट आपके पास जो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट आया वार्नर थ्योरी के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे वीबीटी के बारे में, वीबीटी मींस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या सीएफटी के बारे में, जो कि आपकी क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्लियर है क्या? 3 थ्योरी आपके सिलेबस में, तीनों को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट साइंटिस्ट है वार्नर। तो वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेडिंग डालिए वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो वार्नर ने क्या कहा कि आपके पास हम लोग कोई कंपाउंड बना रहे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे, ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसने क्या किया है कि आपके पास कोबाल्ट क्लोराइड एक कंपाउंड लिया, क्या लिया बेटा? कोबाल्ट क्लोराइड। और उस कोबाल्ट क्लोराइड को रिएक्ट कराया अमोनिया के साथ, और अमोनिया उसने एक्सेस में ली। समझ आ रहा है क्या? उसने क्या लिया है? कोबाल्ट क्लोराइड एक कंपाउंड लिया और उस कंपाउंड को रिएक्ट कराया एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ। तो कहते हैं कि आपके पास कुछ अलग अलग टाइप के कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं। जो पहले फॉर्मूले बनते थे, जो हम लोग डील करते हैं, वो कहता है कि COCl3.6NH3 सराउंड हो जाए। समझ आ रहा है क्या? फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट आपके पास है COCl3 5NH3 आ जाए। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि COCl3 आपके पास 4NH3 आ जाए। हम लोग बात कर रहे हैं कि COCl3 आपके पास 3NH3 आ जाए। ऐसे कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आप लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं कि भाई आपकी जो ओल्ड वर्जन है, पहले हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते थे, वो इस फॉर्मेट से रिप्रेजेंट करते थे। अभी यदि हम लोग न्यू वे में इनको रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, तो मैंने आपको बताया था कि एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और एक क्या होता है? आयनाइजेशन स्फीयर। पढ़ाना भी आपने। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा सर, और एक क्या होगा? आयनाइजेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में यदि हम लोग बात करें कोबाल्ट, और यहाँ पे NH3 आपके पास कितने बेटा? 6, और बाहर क्या आ जाएगा? Cl3। ये न्यू वे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। क्लियर है सबको? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मैं इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता हूं। यहाँ पे इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया गया CONH3, यहाँ क्या आ जाएगा? 5 और एक Cl अंदर, और कितनी क्लोरीन बाहर रहेंगे बेटा? 2। तो क्या आ जाएगा? Cl2। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट आपके पास आएगा यहाँ पे CONH3 कितना हो जाएगा? बोलिए भाई? 4। क्लोरीन कितने? 2, और क्या आ जाएगा? Cl। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन हम लोग डील करें, तो CONH3 की 3, और यहाँ क्या आ जाएगा? Cl। क्लियर है भाई? और ये इन सारे कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करता है। देखिए वार्नर क्या कहता है, देखिए वार्नर इन कंपाउंड्स के बेसिस पे इसने जो थ्योरीज दी, थ्योरी को नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर है क्या? फर्स्ट साइंटिस्ट था जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नोबेल प्राइज ले रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई कुछ कंपाउंड्स आपके फॉर्म होते हैं। जितने भी आपके पास कंपाउंड मिल रहे हैं, हम लोग 4 कंपाउंड लेके चल रहे हैं, दिख रहे हैं भाई सबको 4 कंपाउंड। इन 4 कंपाउंड में कहता है कि आपके पास 2 टाइप की वैलेंसीज होती है। या फिर जनरली हम लोग बात करें, जितने भी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, इनको भी छोड़ दें, बट हम लोग एक्सप्लेन इन कंपाउंड्स को कर रहे हैं। कहते हैं कि जितने भी आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, वो बेसिकली 2 टाइप की वैलेंसी शो करते हैं। कितने टाइप की वैलेंसी शो करते हैं बेटा? 2। एक आपके पास होती है प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब इन कंपाउंड्स को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जो आपके पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ये जो हम लोग लेके चल रहे हैं, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम लोग चेक करें तो कहता है कि 2 टाइप की वैलेंसी शो करते हैं। जितने भी आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कितने टाइप की वैलेंसी शो करते हैं? 2 टाइप की। इनकी वैलेंसीज की बात करें तो कहता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सो 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज। एक कहता है कि आपके पास होती है प्राइमरी वैलेंसी, और एक आपके पास होती है सेकेंडरी वैलेंसी।
ये कहता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सो टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? ये किसने कहा? वार्नर ने कहा कि आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो टाइप की वैलेंसी शो करता है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। समझ आ रहा है क्या? तो इसने प्राइमरी वैलेंसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया, कहता है कि प्राइमरी वैलेंसी आपने अलग अलग कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला नहीं निकाला? तो जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है उसी को कंसीडर करते हैं यहाँ पे क्या? प्राइमरी वैलेंसी। समझ आ रहा है क्या? और उन्हीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपने पढ़ा कोऑर्डिनेशन नंबर, पढ़ा नहीं पढ़ा बेटा? क्या पढ़ा? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दो टाइप की वैलेंसीज हैं, वन इज प्राइमरी, अनदर वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, एंड सेकेंडरी वैलेंसी को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? उसके बाद कहता है कि जितनी भी आपके पास प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं वो आयनाइजेबल होती हैं। इन पॉइंट्स को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। क्या होती हैं? आयनाइजेबल। आयनाइजेबल मतलब आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैसे होंगे वो और डिस्कस करेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती हैं? आयनाइजेबल। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है? नॉन आयनाइजेबल। अभी एक एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, आप अच्छे से समझ पाएंगे। समझ आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर जितने भी आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ ना कुछ ज्योमेट्री होगी या नहीं होगी? क्या होगी बेटा? ज्योमेट्री। अब उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिटरमाइन किसकी हेल्प से करते हैं, या कौन डिसाइड करेगा कि ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेकेंडरी वैलेंसी या फिर प्राइमरी वैलेंसी? ये भी किसने बताया? वार्नर। ये कहता है कि वार्नर कहता है कि जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो आपकी क्या डिसाइड करता है? ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ आ रहा है क्या? और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस नहीं करता। क्लियर है क्या? मतलब ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिसाइडेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी। समझ आ रहा है क्या? और प्राइमरी वैलेंसी में ज्योमेट्री का कोई रोल नहीं होता। क्लियर है बेटा? उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि जो आपके पास प्राइमरी वैलेंसीज हैं, क्या है बेटा? उन प्राइमरी वैलेंसीज को रिप्रेजेंट किया गया डॉटेड लाइन से, मतलब रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। ये आपके पास डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। सही है क्या? और जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसीज हैं उनको रिप्रेजेंट किया सॉलिड लाइन से। सही है क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? सॉलिड लाइन से। और प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? बाय डॉटेड लाइन से। क्लियर है मैं क्या बात कर रहा हूं? देखिए हम लोग दोबारा रिपीट करते हैं। वार्नर ने क्या कहा कि सर जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, जितने भी क्या बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, वो दो टाइप की वैलेंसी शो करते हैं। वन इज प्राइमरी, अनदर वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी को क्या कहा गया? ऑक्सीडेशन नंबर, एंड सेकेंडरी वैलेंसी को क्या कहा? कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ आ रहा है क्या? ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन डिसाइड करेगा? प्राइमरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी। समझ आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम? प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट किया गया किसकी? डॉटेड लाइन, और सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट सॉलिड। वन बाय वन कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, एक एक कॉम्प्लेक्स को उठाते हैं। चलिए हटा दो, चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए आपके पास फर्स्ट कंपाउंड हम लोग उठाते हैं, एक एक कंपाउंड को डिस्कस करते चलेंगे। तो आप फर्स्ट कंपाउंड को उठाइए। आपने कंपाउंड पढ़ा CONH3,6Cl3, पढ़ा नहीं पढ़ा? अरे सही है। और मैंने आपको बेसिक टर्म्स में पढ़ाया, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल और लिगेंड्स हैं इनको कहा गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहा गया? और इसके बाहर जो भी आयंस हैं उनको कहा गया आयनाइजेशन स्फीयर। क्या कहा गया? दो चीजें, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, दूसरा क्या है? आयनाइजेशन स्फीयर। दिख रहा है भाई? अब यहाँ पे कहता है कि मान लीजिए जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कैटायन, सेकंड पार्ट क्या होता है ना, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं भाई। मैं इस कंपाउंड को पानी में डाल दूं, मतलब एक्वस मीडियम में ले, क्या ये कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा क्या? देखिए कभी भी ऐसे केसेस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं टूटता। क्या टूटता है? आयनाइजेशन स्फीयर। तोड़िए सर, फर्स्ट पार्ट कैटायन है, कैटायन हम लोग बना रहे हैं, तो कैटायन क्या है यहाँ पे? CONH3,6। सही है भाई? दूसरा पार्ट क्या अपने पास? एनाइन, और एनाइन क्या बनेगा? Cl
नेगेटिव, क्या बनेगा Cl नेगेटिव। रिक्लियरिटी पे आ रहा है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट है आप देखिए, कैटाइन कितने आपके पास, एक, एनाइन कितने आपके पास, 3। एनाइन कितने हैं, 3। क्लियर है? जो 3 इसकी पावर और 1 इसकी पावर, समझ आ रहा है क्या? इस तरीके से आपका कंपाउंड क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। आप इस कंपाउंड में बात कीजिए कि नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। अरे नंबर ऑफ आयंस कितने दिख रहे हैं आप, एक तो कैटाइन और 3 एनाइन, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हुए, 4। अरे क्लियर है भाई? देखिए ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी, ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी, और यदि आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे वो कितना आएगा, +3। ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी। समझ आ रहा है ना? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है सबको? अरे सिखाया मैंने भाई। अब देखिए उसके बाद हम लोग इस कंपाउंड की ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। चलिए अभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, वाई ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, 6। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इस तरीके से आएगी। कितने NH3 सराउंड कर रहे हैं बेटा, 6। एक NH3, आपके पास दूसरा NH3, थर्ड NH3, फोर्थ NH3, आपके पास 5th और आपके पास 6th। अरे समझ आ रहा है? और यहाँ आपके पास पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये पॉजिटिव चार्ज। अरे ऐसे कुछ हो रहा है क्या? देखिए ये जो मैंने यहाँ पे सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ये आपकी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। और ये जो आयंस में बदल गया, ये क्या आपकी प्राइमरी वैलेंसी। इसलिए मैंने कहा कि प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती हैं, आयनाइजेड। क्या होती हैं? क्या मैंने यहाँ पे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को तोड़ा क्या? अरे नहीं तोड़ा ना, एज इट इज लिखा हुआ है। क्या वो आयंस में टूटा? क्या आयंस में कन्वर्ट हुआ? नहीं हुआ ना भाई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल? समझ आ रहा है ना? सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। चलिए हम लोग सेकेंड कंपाउंड को समझते हैं, 1 बाय 1 समझते चल। सेकेंड कंपाउंड हम लोग लेके चल रहे हैं। सर सेकेंड कंपाउंड है CO NH3 की 5Cl और यहाँ Cl2। मैं आपसे कहूं इस कंपाउंड को पानी में डाल दें, डाल दिया, इसमें डाल दें पानी में, तो बताइए क्या फॉर्मेशन होगा? अरे फर्स्ट पार्ट कैटायन होगा, इतना पार्ट कैटायन है ना, तो कैटायन फॉर्मेशन कीजिए। समझिए आप खुद से, CH3 5 यहाँ Cl और कितने Cl है, 2Cl नेगेटिव बनेगा ना बेटा, ये इसके आगे वो ये इसके आगे, एक कैटायन और एक कैटायन। नंबर ऑफ आयंस कितने? अरे भाई कितने फॉर्मेशन हुए? 1 इज कैटायन एंड अनदर 2 इज एनायन, तो टोटल आयंस कितने? 3। समझ आ रहा है ना? चलिए इसकी स्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करते हैं, इसकी ज्योमेट्री बनाए। तो ये कहता है कि CO NH3 5, बेटा समझ आ रहा है ना हम लोग कर क्या रहे हैं? एक NH3, 2, 3, 4 और एक 5 और एक क्लोरीन। सही है? बट क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है? देखिए आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। सर यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसको X मानते थे, प्लस NH3 कितने हैं? 5। अरे NH3 कितने हैं भाई? 5। और एक NH3 पे चार्ज कितना होता है? 0। टोटल क्लोरीन कितनी है? 3। चार्ज कितना होता है? -1। ओवरऑल चार्ज क्या? 0। तो X की वैल्यू क्या है? +3। क्या अमोनिया की वजह से कोई ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है क्या? उसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 हो गया, बट क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी भी काम कर रहा है। अरे समझ आ रहा है क्या? इसलिए हम लोग उसको सॉलिड लाइन एज वेल एज डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलिए आप थर्ड कॉम्प्लेक्स बनाइए, थर्ड कॉम्प्लेक्स बनाइए। शाबाश। थर्ड में आपने पास क्या है कि CO NH3 की 4 यहाँ Cl2। बेटा समझ आ रहा है ना हम लोग कर क्या रहे हैं? ये एक्वस मीडियम में आपने इसको लेके चल रहे हैं। ब्रेक डाउन कीजिए, क्या बनाएगा? CO समझ आ गया तो मैं लिख दूं डायरेक्ट, कैसे तोड़ रहा हूं? NH3 की 4 यहाँ Cl2, यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ क्या आएगा? Cl-। एक कैटायन है एक एनायन है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने डेवलप हुए? 2। क्या आप इसकी ज्योमेट्री रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अरे कर पाएंगे क्या? चलिए ऐसे हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड बात करते हैं, कंपाउंड 4। इसकी बात करते हैं कंपाउंड 4। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं CO NH3 की 3, या हम लोग Cl3। क्या ये टूटेगा? नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल और लिगेंड्स उनको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं करते। समझ आ रहा है क्या? काउंटर आयन कोई है ही नहीं।
तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी एक चीज पढ़ी, चलिए हम लोग उसी के साथ कनेक्ट करते चलते हैं। आपने पढ़ा एक टॉपिक इसी में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कोई आपसे पूछे, अरे समझ आ रहा है क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मतलब किसकी ज्यादा होगी, जिसके पास नंबर ऑफ आयंस होंगे। देखिए भाई, मैंने आपको पढ़ाया कि ये सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, डिपेंड करता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर नहीं, इसके अंदर आयंस हैं या फिर नहीं, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर क्या हो, फ्री आयंस हो, दोनों में से कोई एक चीज होगी तो ये अच्छा कंडक्टर है, इसकी कंडक्टेंस अच्छी खासी होंगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ आयंस के, बेटा नंबर ऑफ फ्री आयंस ना, और जिसके जितने ज्यादा फ्री आयंस वो उतना अच्छा कंडक्टर, उतना अच्छा क्या होगा। यदि कोई आपसे पूछे कि आपने पास 4 मॉलिक्यूल हैं और उन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का ऑर्डर रेंज कीजिए, तो आपका दिमाग चलेगा। सर यहाँ पे आप पानी में डाल के देख लेंगे और वहां से आयंस जनरेट करेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितना बेटा 4, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितना बेटा 3, या नंबर ऑफ आयंस कितना बेटा 2, और लास्ट वाले में 0। और नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उतनी ज्यादा। समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का ऑर्डर रेंज करना हो तो क्या आप कर पाएंगे, CO NH3 6 क्या आएगा Cl3, फिर आगे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे CO NH3 5 Cl2, फिर हम लोग बात करेंगे क्या, CO NH3 की 4 Cl2 बार Cl, अरे समझ आ रहा है बेटा। लास्ट आपके पास आएगा CO NH3 की 3 Cl3, समझे क्या, कर पाएंगे? अरे क्लियर है? इनके अलावा कोई आपको अदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दे, क्या आप उनको ब्रेक डाउन करके उनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का ऑर्डर रेंज कर पाएंगे? समझ आ रहा है? उसमें करना है क्या है, वैसा आपको नंबर ऑफ आयंस चेक करने, क्या चेक करने बेटा, नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ आयंस जिसके पास जितने ज्यादा होंगे, क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ आयंस जिसके पास जितने ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे फर्दर प्रोसीड करें। जितने भी आपके पास ये तीनों चारों कंपाउंड्स है, चलिए मैं दोबारा बनाता हूँ। क्लियर है? हटा दूं इसको, समझ आ रहा है यहाँ तक वर्नर जो एक्सप्लेन कर रहे हैं? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डालते हैं। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपसे कहूं भाई, हम लोग एक पैटर्न देख रहे हैं, एक क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं और सीधा क्वेश्चन आता है। भाई मैं आपको एक जर्नल ऐसे कोई कंपाउंड लिख के देता हूं और मुझे इसका न्यू पैटर्न से फॉर्मूला लिखना है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया है ना, स्लाइड होती तो मैं पीछे जाके आपको दिखा सकता था, बट नहीं है। समझ आ रहा है? तो यहाँ हम लोग मैं आपसे कहूं, मैं इस कंपाउंड को 1 मॉल कंपाउंड को समझना, कितने मॉल, 1 मॉल मेरे को कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया, कितना मॉल, और इस 1 मॉल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैं रिएक्ट कराता हूं AgNO3 के साथ। किसके साथ? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, किसके साथ? और मैंने कहा कि इसका 1 मॉल AgNO3, इसका 1 मॉल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए 3 मॉल AgNO3 रिक्वायर्ड है, और आपसे कहता है कि 3 मॉल AgCl प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्या हो जाता है? 3 मॉल प्रेसिपिटेट होने का मतलब, यदि हम लोग डील करें, चलिए मैं आपको और थोड़ा ब्रीफिंग देता हूं, समझ पाएंगे। एक कंपाउंड यहां Cl3 है, इसको आपने तोड़ा है नहीं तोड़ा? अरे भाई तोड़ा, पानी में डालेंगे तो कैसे टूटा बताइए? CO NH3 की 6, यहां 3 पॉजिटिव और 3 Cl नेगेटिव, भाई ऐसे टूटेगा। अरे सबको आता है? आप AgNO3 को तोड़िए, यदि हम लोग AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को पानी में डालते हैं तो ब्रेक डाउन इनटू Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। अरे ऐसा ही होगा नहीं होगा? अब देखिए क्या होगा कि सॉल्यूशन में दोनों चीज है, अरे है या नहीं है? तो ये Ag और Cl आपस में कंबाइन करके प्रेसिपिटेट कर लेगा। अब देखो यहाँ पे 3 Cl नेगेटिव फ्री हैं, तो आपको 3 Ag चाहिए नहीं चाहिए?
तो कितना मोल रिक्वायर्ड होगा? 3 मोल। अरे समझ आ रहा है क्या? तो आपका कंपाउंड की स्ट्रक्चर आई या नहीं आई? अरे समझ रहे हैं? बट मैं आपसे कहता कि आपकी 1 मोल ऐसे कोई कंपाउंड, चलिए मैं आपसे कहूं, और यहाँ पे चलिए 5NH3 ले लेते हैं, 6 का 6 ले लीजिए, और मैं आपसे कहूं कि 2 मोल AgNO3 रिक्वायर्ड है, तो फॉर्मूला बना सकते हैं। कितने क्लोरीन बाहर रहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर से? 2। अरे जो भी ये बाहर है बेटा वही तो प्रेसिपिटेट में जा रहा है ना। अरे वही तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो एज इट इज रहा, वो तो डिसोसिएट ही नहीं होगा, वो आयनाइज ही नहीं होगा। अरे क्लियर हो रहा है नहीं? तो यहाँ इसको तोड़िए, क्या बनाएगा बता सकते हैं? CO, अरे सॉरी कितने मोल? 2 मोल AgCl, ये प्रेसिपिटेट हो गया। और ये प्रेसिपिटेट कैसा होता है? व्हाइट कलर। अरे समझ आ रहा है? तो यहाँ आप सोचिए, यहाँ क्या आएगा? CO NH3 की 5, यहाँ 1 Cl और 2 Cl बाहर होंगे। अरे सही है भाई? अच्छा हम लोग बात करें कि आपको मान लो नेक्स्ट केस लें कि 1 मोल CO NH3 की 4 Cl2 और यहाँ 1 Cl, और मैं आपसे कहूं कि AgNO3 का कितना मोल रिक्वायर्ड होगा? अरे AgNO3 का कितना मोल रिक्वायर्ड होगा? 1 मोल या 2 मोल? 1 मोल ना। अरे यहाँ 1 है तो 1 मोल से 1 मोल चल जाएगा। क्या मोल कॉन्सेप्ट का अच्छा क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता? अरे स्टोइकियोमेट्री बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन बनता है ना। 1 मोल AgCl, समझ आ रहा है क्या? सीधा क्वेश्चन है। ये 2-3 पैटर्न है। या तो आपसे क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पे कि ऑर्डर रेंज कीजिए कि भी कौन सा अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, आपके पास ऑप्शन होते हैं। समझ आ रहा है क्या? या फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भी इनके एक्चुअल फॉर्मूले क्या हैं, तो पहले का वर्जन था। तो ऐसे हम लोग रेट करके देख लेते हैं। यदि 3 मोल रिक्वायर्ड है 1 मोल के लिए, समझ आ रहा है क्या? कर पाएंगे क्या? अरे बोलिए भाई। आगे बढ़े। क्या मैं मान सकता हूं आपको वर्नर थ्योरी आती है? समझ आ रहा है ना थोड़ा बहुत? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। हटा दो इसको, जल्दी कीजिए। नेक्स्ट थ्योरी डील करते हैं। फिर नेक्स्ट थ्योरी अपने पास है कौन सी? VBT। कौन सी थ्योरी आती है बेटा? और VBT का मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हेडिंग डालिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास आती है क्या? VBT। और VBT क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है समझते हैं। समझे बेटा? देखिए इसके कुछ पॉस्टुलेट थे, उन पॉस्टुलेट पे मैं आपको नहीं घुसाऊंगा, मैं डायरेक्टली उन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। या तो मैं आपको एक एक पॉस्टुलेट लिखवाऊं, कोई नहीं पूछता। अभी कंपटीशन लाइन में कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि भाई राइट एनी 4-5 postulates ऑफ VBT, ऐसा नहीं आता। सही है क्या? टू द पॉइंट क्वेश्चन आएगा कि कोई भी कंपाउंड आपके पास है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है? लो स्पिन है या फिर हाई स्पिन है? ऐसे कुछ क्वेश्चंस इससे निकलेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरी है। VBT और CFT से आपके नीट एंड जेईई में दोनों जगह क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है। देखिए डिस्कस करते हैं। आपने पढ़ा कि आपके पास एक मेटल है, समझना VBT क्या कहती है कि आपने पास एक सेंट्रल मेटल होती है। क्या होती है? सेंट्रल मेटल एटम। सही है? क्या मान लिया? एक सेंट्रल मेटल एटम। और ये जो सेंट्रल मेटल एटम है वो अपने पास होती है ट्रांजिशन मेटल। अरे ये तो पढ़ा ना, क्या होती है ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन मेटल्स मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया, हमसे डिस्कस किया, क्या थी? जिनके पास क्या हो? इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल या वैकेंट डी ऑर्बिटल हो ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। तो मैंने कहा कि इस मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, क्या बेटा? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अरे यस या नो? बट मैं कहता हूं कि इस मेटल के पास वैकेंट डी के साथ साथ, यदि आप बात करें वैकेंट डी भी हो सकता है, एस भी है, पी भी है, तीनों आपके एटॉमिक ऑर्बिटल खाली। बताऊंगा अभी। सही है क्या? लाइक हम लोग बात करते हैं जो ट्रांजिशन मेटल्स है उसके पास क्या है? कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स लाइक sp d। समझ आ रहा है क्या? क्या भाई sp d? क्लियर है क्या?
अब मान लो मैं वैकेंट डी ऑर्बिटल आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा समझना। आपके पास यहाँ लिगेंड है, क्या भाई? और आपने पढ़ा कि लिगेंड क्या होते हैं सर? वो स्पीसीज जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। क्या हो? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रहा है क्या? लिगेंड के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। क्या ये लिगेंड्स अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा क्या? और यदि लिगेंड अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है, क्या करता है? डोनेट करता है, तो एक बॉन्ड बनता है। दैट बॉन्ड इज नॉन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ आ रहा है क्या? समझ आया मैं क्या बात कर रहा हूं? इसने क्या कहा कि सर अपने पास एक सेंट्रल मेटल एटम है, वो सेंट्रल मेटल एटम हम लोग ट्रांजिशन मेटल ले रहे हैं, और इसके पास कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। और वैकेंट ऑर्बिटल किस किस के बेटा? एस का हो सकता है, पी का हो सकता है, डी का हो सकता है। और उन वैकेंट ऑर्बिटल्स में आपके पास एक स्पीसीज होती है जिसको हम लोग लिगेंड नाम देते हैं। क्या देते हैं बेटा? उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट करता है और एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्मेशन करता है? दैट बॉन्ड इज नॉन एज कोऑर्डिनेट। बेसिकली जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड है वो उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड कंसीडर किया। समझ आ रहा है क्या? अरे कोवलेंट नेचर का है। कैसा नेचर है? कोवलेंट नेचर। समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अरे क्लियर है भाई? अब यहाँ पे यदि हम लोग मेटल की बात करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। चलिए कोई भी मेटल मैं आपको देता हूँ समझने के लिए। चलिए मैंने एग्जाम्पल के फॉर्मेट में आपको स्कैंडियम लिखा। स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर होता है नहीं होता है? और कोई आपसे पूछे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप समझ पाएंगे। लिखना है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम की यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन तक भरे जाते हैं। फिर क्या आता है? 3d1 4s2। अरे समझ आ रहा है क्या? इसका s खाली है, इसका 4p खाली है, इसका 4d खाली है, सब खाली है नहीं खाली? अरे समझ आ रहा है क्या? s खाली, p खाली, d खाली, d बाहर वाला भी खाली और अंदर वाला भी खाली। अरे समझ आ रहा है क्या? अरे है ना, एक d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई, और कितने आए हुए हैं? 1 खाली तो है। अरे समझ आ रहा है? वैकेंट ऑर्बिटल है, और वैकेंट ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अरे बना सकता है नहीं बना सकता है? तो देखिए मैं आपसे कहता हूं, यदि हम लोग बात करें सर डी में ऐसे 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये मैंने कहा 3d, ठीक है? मैं वैसे ओपन दिखा रहा हूं, वैकेंट ऑर्बिटल दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं? डी दिखाया, एस हम लोग बात करते हैं तो 4s। अरे एस या नो? 4s के बाद क्या आएगा? 4p। अरे p में 3 होते हैं भाई। 4p के बाद क्या आएगा? 4d। कितने आएंगे? सही है क्या? देखिए ये अंदर वाला d है, ये इनर d ऑर्बिटल्स है। अरे सही लिख रहा हूं क्या? इनको क्या कह रहा हूं? इनर d ऑर्बिटल। और जो 4d वाला है इसको हम लोग कह रहे हैं क्या? आउटर d ऑर्बिटल। इसलिए इनको nd से रिप्रेजेंट करते हैं। n की वैल्यू 4 है, और यहां इसको क्या लिखेंगे? n-1d। पेनल्टी मेट्स याद है? डी ब्लॉक पढ़ाया मैंने आपको, क्लियर है बेटा? तो आप कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड्स के साथ बॉन्डिंग कराएंगे तो इस तरीके से आपको ऑर्बिटल्स बनाने, फिर उसके बाद बॉन्डिंग होगी। एग्जांपल से और अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे अभी। क्लियर है भाई? यहां तक बेसिक क्लियर है सबको? अरे बेसिक क्लियर है? देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, जो मेटल की हम लोग बात करेंगे, कॉम्प्लेक्सेस की हम लोग बात करेंगे, वन वन कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए सर यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे, वही डिस्कस कर रहे हैं। क्या बनेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यदि हम लोग चेक करें, देखिए वन बाय वन हम लोग लिखते हैं कुछ। सर अपने पास एक लिगेंड आएगा, और यहाँ पे लिगेंड्स को 2 पार्ट्स में बात करता है। कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो आपकी स्ट्रांग होते हैं, और कुछ ऐसे लिगेंड्स जो आपके वीक होते हैं। बहुत रोल आएगा यहाँ पे, समझना। मैंने कहा कि आपके पास लिगेंड कितने टाइप के बेटा? 2। तो यहाँ पे लिगेंड्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक आपके पास आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसको मैं SFL लिख लेता हूं। क्या लिख रहा हूं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
सेकेंड वन अपने पास आते हैं वीक फील्ड लिगेंड। क्या आते हैं बेटा? वीक फील्ड लिगेंड। उसको हम लोग WFL लिख लेते हैं। अरे समझ आ रहा है? लिगेंड्स कितने टाइप के मान रहे हैं? 2 टाइप, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड, दूसरे क्या होते हैं, क्या काम होता है, क्या कैसे काम करते हैं, तो हम लोग समझते हैं। क्लियर है क्या? देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कुछ एग्जांपल्स में लिख लेता हूं। आपने पढ़ा NO2 नेगेटिव, पढ़ा नहीं पढ़ा? अरे नाइट्राइट हो। आपने पढ़ा CN माइनस साइनो, क्या पढ़ा? आपने पढ़ा CO, आपने पढ़ा NO, सब आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। सब क्या आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। आपने पढ़ा NH3 अमोनिया, आपने पढ़ा EN इथाइलिन डाइअमाइड। कुछ सिलेक्टेड आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे बार बार इनका यूज करना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्या काम कराएंगे, कैसे काम कराएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। सही है क्या? और वीक फील्ड लिगेंड में जितने भी आपके पास हेलाइड आयंस है, लाइक फ्लोरीन, फ्लोराइड, हम लोग बात कर रहे हैं क्लोराइड, हम लोग बात कर रहे हैं क्या बेटा? ब्रोमाइड, और बात कर रहे हैं हम लोग क्या? आयोडाइड। समझ आ रहा है क्या? और आपके पास आते हैं क्या? वाटर, H2। कुछ सिलेक्टेड मैंने लिगेंड्स यहाँ लिखे हैं जो मोस्टली कंपाउंड आपके सामने दिए जाएंगे, मतलब मोस्ट ऑफ कंपाउंड इनके साथ आपको रिप्रेजेंटेशन में दिए जाएंगे। समझ आ रहा है? अरे सबको क्लियर हो रहा है? देखिए जितने भी आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, क्या बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, सबको दिख रहे हैं? सर जितने भी अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने की टेंडेंसी रखते हैं। क्या किसकी टेंडेंसी रखते हैं? मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या काम करने की टेंडेंसी रखता है? टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रहा है क्या? इनकी टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू पेयर द इलेक्ट्रॉन्स। सही है क्या? इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने की क्या होती है? टेंडेंसी। और यहां पे हम लोग बात करते हैं वीक फील्ड कोई भी पेयर नहीं करा सकता, तो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की कोई पेयरिंग नहीं होगी। समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? यहां भी इलेक्ट्रॉन कोई पेयरिंग नहीं है। क्लियर? देखिए अभी हम लोग इनका यूज करेंगे, अभी आप इसको लिखिए और समझिए, थोड़ा सा मेमोराइज कीजिए कि स्ट्रॉन्ग क्या कहा सर ने, वीक क्या कहा सर ने। समझ आ रहा है क्या? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड सम वीक फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करा देते हैं। कैसे कराएंगे? एग्जांपल से समझ आएगा। वीक फील्ड लिगेंड्स की कोई ऐसी टेंडेंसी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा पाए? पेयर करा पाए। जो आपका नॉर्मल स्टेट, फ्री स्टेट में मेटल है, वो एज इट इज रहता है। समझ आ रहा है क्या? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए जो भी आप कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रहे हैं, हटा देते हैं इसको, हटा दो। जो भी कॉम्प्लेक्स हम लोग पढ़ेंगे तो आपके पास 2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बार बार नाम में आएंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऐसा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे इन कॉम्प्लेक्सेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं सर कुछ कॉम्प्लेक्स को हम लोग नाम देंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसकी बात कर रहे हैं। सही है क्या? एक आप ई सिर्फ किस में बात करते हैं हम लोग? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बताऊंगा ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हालांकि मैंने थोड़ा आपसे डिस्कस किया, ऐसे कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो? 6 हो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो? 6। समझ आ रहा है क्या? अरे क्लियर है ना? अब यहाँ पे आपके पास 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स है, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अनदर वन इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अरे समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफ 2 टाइप, वन इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और दूसरा क्या होता है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सही है? ये क्या होगा? इनर, दूसरा क्या होगा? आउटर। सही है? अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसको कहेंगे? सर वो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें आपका अंदर वाला डी पार्टिसिपेट करे। इसका मतलब यहाँ पे क्या बात करें हम लोग? क्या पार्टिसिपेट करे? 3D। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें 3D इन्वॉल्व हो रहा हो। क्या इन्वॉल्व हो रहा हो? 3D। तो उसको क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ आ रहा है? और यहाँ पे 3D इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऐसे लिखी जाती है D2sp3। बताऊंगा, एग्जाम्पल देके समझेंगे। ये जो हाइब्रिडाइजेशन आएंगी वो अभी हम लोग डील करेंगे। एग्जाम्पल से आपको अच्छी सी क्लियरिटी आएगी। अभी हम लोग लिख रहे हैं।
समझ आ रहा है क्या? और यहाँ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब कि आपके पास nd इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, मतलब 4d। 4d को मैंने लिखा आपको यहाँ पे आउटर d, अरे लिखा था आउटर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व, सही है बेटा। और आउटर d इन्वॉल्व होगा तो हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से लिखी जाती है sp3d2। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ज्योमेट्री सेम रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके केस में, सही है क्या? अरे क्लियर है? यहां से एक क्वेश्चन जरूर है कि जो आपके पास sp3d2 है, देखिए यहां पे ध्यान रखना d की सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल यूज होंगे। d के कितने ऑर्बिटल यूज होंगे? 2, या तो अंदर वाले 2 या फिर बाहर वाले 2। ऐसा नहीं है कि आप उनको 3 यूज करा रहे हैं, 4 यूज करा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। समझ आ रहा है? d के मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल यूज कितने होंगे? सिर्फ 2, या तो अंदर वाले 2 या फिर कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन 2 d ऑर्बिटल कौन से होते हैं। देखिए आपने d ऑर्बिटल्स पढ़े तो आपने 5 ऑर्बिटल्स पढ़े थे, dxy, अरे पढ़े थे क्या? dyz, dzx, और क्या पढ़ा आपने? dx² - y², और क्या आता था? dz। और आपने कहा कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, अरे याद आ रहा है क्या? पढ़ाया आपने। और इसको हम लोग क्या कहते थे? ऑन दी एक्सिस। इनको हम लोग कहते थे ऑन दी एक्सिस है, और वो कहा है? इन बिटवीन दी एक्सिस। सबको क्लियरिटी पे है? कोई डाउट यहां तक? तो कहता है कि जो यहाँ पे d इन्वॉल्व होता है वो d आपके इन्वॉल्व होते हैं, एक तो dx² - y², और दूसरा क्या इन्वॉल्व होता है? dz²। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। समझ आ रहा है क्या? कर पाएंगे? अरे क्लियर है ना भाई? चलिए आगे बढ़े। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स में, इसी में कॉम्प्लेक्सेस में ही हम लोग डील करते हैं। आपके पास एक टर्म आएगी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, एक टर्म आएगी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या टर्म आती है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और एक क्या टर्म आएगी? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस में बात करें तो ऐसे एक टर्म लिखी जाएंगी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और एक हम लोग बात करेंगे क्या बेटा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनका मतलब क्या है थोड़ा डिस्कस करता हूं, हालांकि एग्जांपल देखिए और अच्छे से समझ आएगा, बट हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स का मतलब है सर आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जहां पे आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा आपको चेक करना है। आप एक काम कीजिए, यदि आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा है, 2 है, 3 है, अनपेड और पेड इलेक्ट्रॉन्स का तो पता है ना सबको। यदि आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, तो कैसा है? हाई स्पिन। और 1 और 0 है तो उसको क्या कहेंगे? मतलब नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, या तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो ही ना, सही है, और हो तो कितने हो? 1 हो, उसको क्या बोलेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ आ रहा है क्या? और ऐसे ही आपने पढ़ा, आपके पास थर्ड पॉइंट लिख लेना, फोर्थ, मैग्नेटिक नेचर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर में आपने 2 चीजें पढ़ी, एक क्या पढ़ा? डायामैग्नेटिक, दूसरा क्या पढ़ा बेटा? डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, और एक क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। अरे यस या नो? डाया किसको कहेंगे, पैरा किसको कहेंगे? आपने पढ़ा है, सॉलिड में भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? तो मुझे बताइए डाया किसको कहते हैं और पैरा किसको कहते हैं? डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो, मतलब नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो उसको क्या कहेंगे? डायामैग्नेटिक। एक ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके पास कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितने भी हो सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। चलो हमने जनरल ब्रीफ की बात की, सही है क्या? ऐसे हम लोग बात करते हैं कि आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। क्या निकालते थे? मैग्नेटिक मोमेंट। तो मुझे बताइए, हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालते, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, यूनिट होती है बीएम। अरे समझ आ रहा है? और जिसमें मैंने आपको कहा था कि n आपके पास क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या? नंबर ऑफ
n पेड इलेक्ट्रॉन। सही है क्या? एग्जाम्पल लेते हैं वन बाय वन। पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को डील करेंगे, फिर हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को डील करेंगे और फिर चैप्टर को फिनिश करके आगे बढ़ेंगे। समझ आ रहा है क्या? चलिए देखिए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हटा दूं? अरे हटा दूं? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए दो तरीके के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। पढ़ा ना अभी? अरे बेटा पढ़ा ना? मजा नहीं आ रहा? क्या कर रहे हैं भाई? एनर्जी नहीं आ रही? देखिए इधर यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। किसको डील करते हैं बेटा? अब देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। ध्यान रखना जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही आपको क्या चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल्स। उतने क्या चाहिए? समझ आ रहा है क्या? जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही क्या चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। और ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग आराम से देखते हुए आ रहे नहीं आ रहे? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में कि आपको COF6 3 नेगेटिव। चलिए मुझे CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डालिए। CO की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। CO का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 आ गए। 3D कितना और 4s कितना? बस मुझे इतना बताइए। 3D 5, 4s 2। सही है? सही है? अब सही है? अरे क्लियर है ना भाई? अच्छा इतना लिखने इधर 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 भाई पहले एक बार इस एग्जाम्पल को समझिए, दूसरा आप खुद से ट्राई कीजिए। एक बार मैं समझा देता हूं क्या देखना है, कैसे देखना है। सही है? एटम लिखा। एटम के बाद आप इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। जिसका निकालते हैं उसको कितने फ्लोरीन है भाई? 6। एक फ्लोरीन का चार्ज -1, टोटल चार्ज -3। तो x की वैल्यू आ गई भाई +3। तो इसका मतलब कोबाल्ट कौन से आयन की फॉर्म में है? +3 आयन। कोबाल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, फिर मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। निकालो 3। क्या बचा? आर्गन 3D6 S खाली हो गया। अरे 2 तो यहां से गए, एक यहां से गया। S खाली, P खाली, आगे D खाली। तो मैंने इसको लिखना शुरू किया। सर इस आयन के लिए यदि मैं इसको लिखता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? सर मैं इसको बनाता हूं। पहले 3D ना भाई, 1 2 3 4 5। तो 3D लिखा क्या? समझ आ रहा है? कोई डाउट है? 3D के बाद किसको लिखेंगे भाई? 4s। 4s के बाद किसको लिखेंगे? 4p के बाद किसको लिखेंगे? सबको रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गई? अब D में इलेक्ट्रॉन कितने? 6। भरो फिर 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना कभी भी इलेक्ट्रॉन भर रहे हो हंट्स रूल को वायलेट मत करना। हंट्स रूल ने क्या कहा था कि कोई भी आपके पास ऐसे डिजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल है, पहले आप हर एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उसके बाद उसकी पेयरिंग कराने के बारे में सोचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो आप पहले डबल डबल करके भरिए। देखिए मैं भरना सिखाता हूं। ये चीज है 5 इलेक्ट्रॉन भरने, 2 ऑप्शन है। या तो मैं इसको ऐसे भरूं, एक मेथड है, या फिर मैं आपसे कहता हूं कि पहले आप हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए और फिर उसके बाद ज्यादा बचते हैं तो पेयरिंग कराइए। तो ये मेथड आपका सही है, ये मेथड क्या है? गलत। कभी भी इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं हंट्स रूल को वायलेट नहीं करना चाहिए। किसको वायलेट नहीं करना चाहिए? हंट्स। समझ आ रहा है क्या? यहां तक भर दिया। फिर उसके बाद आप सोचो जो आपकी मेटल के साथ लिगेंड जुड़ा है वो F नेगेटिव जुड़ा है। F नेगेटिव स्ट्रॉन्ग जुड़ा है या फिर वीक जुड़ा है? अरे भाई स्ट्रॉन्ग या वीक? तो मैंने कहा कि ये आपका एक वीक फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ है। अरे भाई क्या जुड़ा हुआ है? वीक फील्ड लिगेंड। अब वीक फील्ड लिगेंड का काम पेयरिंग कराने का है या नहीं? नहीं है भाई। नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई पेयरिंग नहीं कराता। तो जैसा है वैसा का वैसा होगा भाई। जैसे थे मैं वैसे के वैसे कॉपी कर लूंगा दोबारा। 1 2 3 4 5 6 S खाली,
पी खाली, अरे समझ रहे हैं बेटा, और डी खाली, क्लियरिटी पे है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना भाई? 6। तो कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए? 6। अरे कितने खाली चाहिए? 6। तो 6 ऑर्बिटल देखो कहां मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑर्बिटल खाली मिल गए। अरे समझ आ रहा है क्या? और 6 ऑर्बिटल देखो s p d तीनों स्लाइडली डिफरेंट एनर्जी के है या नहीं है? दोनों की एनर्जी में कुछ वेरिएशन है या नहीं है? क्या इन तीनों डिफरेंट एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके सेम एनर्जी का ऑर्बिटल बनाया जाता, नहीं बनाया जाता? जिसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते थे, और जिस फिनोमिना को हाइब्रिडाइजेशन कहते थे, क्या कहते थे? तो यहाँ पे हम लोग इन स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करके सेम एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेम एनर्जी एटॉमिक, और उसको हम लोग कह देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या कह देते हैं? देखिए s कितने? 1। यदि मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं, s कितना बेटा? 1। p कितने? d कितने? हाइब्रिडाइजेशन आ गई। अरे आई या नहीं आई? फिर आपसे पूछेगा कॉम्प्लेक्स के बारे में, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल? अरे बाहर वाला d यूज हो रहा है या अंदर वाला? अरे अंदर वाला 3d है भाई, बाहर वाला नहीं यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? और बाहर वाला यूज हो रहा है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझे क्या? अच्छा फिर मुझे बताइए, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा है? अरे दिख रहे हैं भाई? और अनपेड इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा है, तो हाई स्पिन या लो स्पिन? क्या होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? अच्छा डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? वाई पैरा, ये पैरामैग्नेटिक, वाई पैरा। अनपेड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आता है? निकालो, म्यू निकालेंगे, एक फॉर्मूला बताया था, n+2 बोर मैग्नेटॉन ना भाई। n की वैल्यू कितनी? जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 4। रुको फिर 4 + 2 उसका अंडर रूट कितना आ गया? 24 का अंडर रूट ना, इतना बोर मैग्नेटॉन आंसर आ जाएगा। मतलब अप्रोक्स सॉल्व करोगे तो 4.8 समथिंग। अरे क्लियर है? सारी डिटेलिंग आपको इस पैटर्न से सॉल्व करते चलना है, ठीक है? 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आई? अरे सबको क्लियर है ना? चलो एक एग्जांपल आप ट्राई करो। एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं, फिर क्लास को ओवर करेंगे। Fe F6 3 चलिए, जो पैटर्न मैंने दिया था उसी पैटर्न से चलना है आपको, है ना? चलिए बेटा शाबाश, मैं इसी में दिखा दूंगा कैसे करेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा टाइम दिया, आप ट्राई करके देखिए, नहीं आएगा तो देखेंगे। पहले आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। देखिए सेंट्रल मेटल एटम आयरन है ना बेटा यहाँ, तो पहले आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, फिर बाद में दूसरी चीजें सोचिए। आयरन की एटॉमिक नंबर 26 बेटा, 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 18 3d6 4s। सही है बेटा? फिर इसको आयन बनाइए। ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितना आ रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर बताइए भाई, सबको आता है? एक्स की वैल्यू कितनी आई? +3। इसका मतलब आयरन +3 फॉर्म में है, और आयरन +3 फॉर्म आयन में क्या दिखेगा? कितने इलेक्ट्रॉन हटाए यहां से? तो कितना बचा? 3d5। अरे सही है भाई, क्या बचा? 3d5। 3d5 5 इलेक्ट्रॉन भर दो, ये भर दिए मैंने, भरे गए ना 5? अरे 5 भरे गए, इसी तरीके से तो भरा जाएगा। अब वीक फील्ड है, अरे क्या भाई, क्या पेयरिंग कराएगा? और पेयरिंग नहीं कराएगा तो एज इट इज रहेगा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, बट मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो जाएगा। अरे समझ आ रहा है क्या? यहाँ कितना हो जाएगा? 35 और 5.89 ऐसा कुछ हो जाता है। क्लियर है बेटा? कर पाएंगे? बाकी एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करते हैं। आज के लिए इतना। थैंक यू।